नमस्कार। कार्यक्रम योग और जीवन में आप सभी का स्वागत है। सावन की फुहार, ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली, ये जितना मन को मोहता है उतना ही बारिश का ये मौसम हमारे स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन जाता है। इस मौसम में हमें कई तरह की समस्याएं जैसे जोड़ों का दर्द, श्वसन संबंधी समस्याएं, पाचन की समस्या और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। हम किस तरह से एक ऊर्जावान, स्वस्थ और संतुलित जीवन जिए, इसके लिए सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक मार्ग है योग। वर्षा ऋतु में हम कौन से योगासन करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे कि कैसे हम उन आसनों को कर सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ है विनोद कुमार जी, योगाचार्य। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। विनोद जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की, बहुत ही हम कह सकते हैं एक सुहाना मौसम होता है, परंतु जब हम शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में जब हम कफ की बात करते हैं, पित्त की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा संतुलन है शरीर का, वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ पाते हैं इस समय में। ऐसे में अगर हमें अपने शरीर को संतुलित करना है तो योग हमारे लिए किस तरह से लाभप्रद हो सकता है? जी देखिए, आपने वर्षा ऋतु की बात की। वर्षा ऋतु में जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है, उत्तरायण के बाद दक्षिणायन शुरू होता है। इस समय हमारे जो सौरमंडल से सूर्य की किरणें पड़ती है, वो आड़ी तिरछी पड़ती है। उससे मनुष्य शरीर का कफ, पित्त जो है वो कुपित हो जाता है और पित्ताग्नि मंद होने से वात कुपित होता है और शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। गठिया या जोड़ों में जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। तो देखिए, योग एक ऐसी विधा है, ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी क्रिया में सबसे पहले हम जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं तो सूक्ष्म क्रियाओं से आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने नेक रोटेशन, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में गठिया या जो आर्थराइटिस है वो संचित होता है, तो हमें जॉइंट्स की मूवमेंट हमें नित्य प्रति करनी है। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे गर्दन से। तो इस प्रकार हमें रोटेशन देनी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और लगभग 3 से 5 बार हमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमें गर्दन को रोटेट करना है जी। और जिस प्रकार से हमने क्लॉकवाइज हमने आरंभ किया है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और इसी तरह से शरीर में जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं हम उनकी रोटेशन का अभ्यास करते रहेंगे। उसके बाद है हमारा जो शोल्डर जॉइंट्स है, इनकी भी हम रोटेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें शोल्डर जॉइंट रोटेशन करनी है, ये भी 3 से 5 बार। 1 2 3। और अपोजिट भी हमें जिस प्रकार से हमने किया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसी प्रकार से हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है। हमारे कई बार जो है शोल्डर अकड़ जाते हैं, तो किसी भी प्रकार की स्टिफनेस है वो हर प्रकार की स्टिफनेस को दूर करता है। जो हमारा वात संचित होता है जोड़ों में, वो भी दूर होता है। तो इस प्रकार हमें शोल्डर जॉइंट रोटेशन के बाद हमें हमारी जो कलाइयाँ हैं, इसमें भी जो वात रोगी है उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, तो हमें ये भी हमें अभ्यास, नित्य प्रति अभ्यास करना है। कलाइयों को रोटेट करना है और अपने आर्म जो भुजाएं हैं बिल्कुल सीधी रखनी है जी। हमें 3 से 5 बार हमें इसका अभ्यास करना है, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, इस प्रकार से हमें करना है। फिर हमारे जो अगला हमारे जो एडी है, एडी में भी वात रोग संचित होता है, तो हमें इस प्रकार से आगे की तरफ अपना पैर बढ़ाना है और एंकल जॉइंट रोटेशन जो है हमारा एडी का जॉइंट है उसको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से हमें। और दोनों पाँव से जब भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम दोनों तरफ से, एक ही तरफ से ना करें, दोनों तरफ से हम अपने जॉइंट्स की रोटेशन करें जी। इसके बाद एक कुर्सी आसन आता है जी। हमारे जो नी हैं उनकी मजबूती के लिए इस प्रकार से हमें बैठना है, इस पोजीशन पे होल्ड करना है, फिर से हमें एक बार फिर वापस आना है, फिर से एक बार, 3 से 5 बार हमें
यह अभ्यास करने हैं। हमारे जो जॉइंट्स है उनकी प्रॉपर मूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग इससे होती है जॉइंट्स की। इस प्रकार से वापस आना है। जी, तो ये है सूक्ष्म क्रियाएं। जी जी, तो इससे हमें, अगर हम संपूर्ण लाभ की बात करें तो वो किस तरह के लाभ हमें प्राप्त होते हैं, हमारा शरीर कितना तैयार होता है हमें अगले स्टेप्स को करने के लिए? जी देखिए, जब भी हम योगाभ्यास की बात करते हैं तो हमें आरंभ में सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली आसन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, तो इस प्रकार एक वात रोगों को दूर करने के लिए हमारे पास एक अगली क्रिया है सूर्य नमस्कार। तो ये भी लाभकारी है जिन लोगों के पास समय का अभाव हो। जैसे हमारे माताएं बहनें हैं, सुबह कामकाजी है या घर पर गृहिणी हैं, उनके पास भी समय का अभाव रहता है। तो यदि हम सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप उसमें आते हैं तो 3 बार या 5 बार हम ये अभ्यास कर लेते हैं तो काफ़ी होता है और यह जल्दी भी हमारी क्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे। हमारा पहला स्टेप नमस्कार आसन, दूसरे स्टेप में अर्धचंद्रासन, तीसरे स्टेप में पादहस्तासन। जी, जितने हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हैं उतने ही हमें बैकवर्ड बेंडिंग भी करने हैं। आश्वसंचालनासन, पर्वतासन, भूनमनासन, भुजंगासन, और फिर से पर्वतासन, आश्वसंचालनासन, और अगला पादहस्तासन, अर्धचंद्रासन, नमस्कार आसन। इस प्रकार से यह 12 स्टेप है। अगर प्रतिदिन हम 2 से 3 बार, 5 बार, जितने बार भी अभ्यास कर पाते हैं उसका हमें संपूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, वो सारी क्रियाएं हो जाती है और पाचन तंत्र को यह मजबूत करता है। जितने भी हमारे आसन जिनमें हमारा पेट का ट्विस्टिंग होती है या फॉरवर्ड बेंडिंग जब हम करते हैं तब भी हमारा पेट पर प्रेशर पड़ता है, इससे हमारा जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। जी, तो ये एक ऐसा आसन है जिसे हम संपूर्ण आसन कह सकते हैं कि आपको सारे आसनों के जो लाभ हैं वो इसे करने से मिल जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि जिनके पास समय की कमी है तो वो इस अगर सूर्य नमस्कार को कर लेते हैं तो उन्हें लाभ हो सकता है। जी बिल्कुल लाभ मिलता है। सर, जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे अभी मैं भी कर रही हूँ, तो थोड़ी हमें दिक्कत आने लगती है, समस्या आने लगती है, तो ऐसे में जब भी हम शुरुआत करें तो क्या हमें वो जो 12 आपने कहा कि हमें 12 बार इसे करना चाहिए, तो क्या हम कम कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे करें? 12 स्टेप हैं जी, स्टेप तो हम हमें पूरे एक बार ही करने हैं। अगर शुरू में दिक्कत आती है तो हम एक बार करें। हाँ, इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी है जो हमें रखनी है। जैसे हम जब भी योगाभ्यास के लिए आरंभ करते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल साफ हो, सुबह शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो, कोई प्रेशर, कोई यूरिन का प्रेशर ना बना हो, तो वो हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे हम सुबह, यदि हम सुबह के समय टाइम नहीं है, शाम को करते हैं, तो शाम को भी खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद हम अभ्यास कर सकते हैं और दोनों समय भी योगाभ्यास किया जा सकता है। जी, जैसे आपने कहा कि हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, खान पान का ध्यान रख सकते हैं, समय का ध्यान रख सकते हैं। ऐसे में अगर कुछ लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई समस्या है, कोई उनके ऑपरेशंस हो रखे हैं या कोई और समस्या है, तो क्या उन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, जब भी योगाभ्यास किया जाता है तो यदि कोई ऑपरेशन, कोई मेजर सर्जरी हुई है तो कम से कम 6 महीने से साल का अंतराल जरूर रखें। उसके बाद भी जो चिकित्सक है, डॉक्टर से परामर्श करके ही योगाभ्यास आरंभ करें, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्शन होती है। तो इस पहले हमें डॉक्टर से जरूर हमें सलाह लेनी चाहिए अगर कोई सर्जरी हुई है। जी, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार हमें इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। विनोद जी, जैसे हमने बात की कि पाचन संबंधी समस्या इस समय में बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हमारा खान पान कैसा हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो हमारा खान पान है, हमारे आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि अपने आहार विहार का ध्यान रखें, तो ऐसे में हम कैसा खाना खाएं? जी बिल्कुल, देखिए हमारा जो सुपाच्य भोजन है, हमें सुपाच्य खाना है और खासकर बरसात में जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनका परहेज करना है, क्योंकि इस समय हमारा जो जठराग्नि है मंद पड़ जाती है, हमारा पित्त जो है वो वीक पड़ता है। तो हमें नित्य प्रति योगाभ्यास करना है और जो खान पान है, जंक फूड है, इनका हमें परहेज करना है। और खासकर पानी का हमें ध्यान रखना है कि पानी हमारा शुद्ध हो, बॉयल करके हो या आरओ से निकला पानी हो। जी, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात की जाए योगाभ्यास की, जिससे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो सुदृढ़ हो, हम अच्छे से जो भी खाएं वो हमारा पच जाए, तो उसके लिए हम शुरुआत कैसे करें? जी देखिए, अब जैसे हमने सूर्य नमस्कार की बात की या उससे पहले हमें
सूक्ष्म क्रियाओं की बात की, कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन हैं, उनका भी हम अभ्यास करते हैं। जी। सबसे पहले जब भी हम बैठकर करते हैं तो हम तितली आसन करते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा जो थाई मसल है, इसके साथ के जॉइंट हैं, वो हमारे मजबूत होते हैं और गठिया जो रोग है उनमें लाभकारी ये रहता है। जी। तो इस प्रकार से हमें देखिए, जितने भी कई बार हमें अपने शरीर में सुस्ती फील होती है, तो इन सब के लिए यह काफ़ी कारगर हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हमारे आसन हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे आसन हैं, इनसे क्या ही शरीर पर फर्क पड़ता हो, परंतु यह हमारे जो आसन है वो काफ़ी कारगर है। जी। उसके बाद देखिए, हमारा एक जो अगला आसन है वो है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद भी हम इस आसन में बैठ सकते हैं। जी। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह आसन कारगर है, काफ़ी लाभकारी है। तो इस प्रकार से हमें बैठना है और यह हमारी पाँव की स्थिति हमारी इस प्रकार से हमारी रहती है। जी। तो वज्रासन है, इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल सीधा रहे, तभी यह लाभकारी रहता है। जो भी हम आसन करते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमेशा सीधा रहे। तो इसी में एक अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन का हम अभ्यास करेंगे तो वज्रासन में ही बैठकर हमें अपना अंगूठे अंदर की तरफ मुट्ठी बंद करनी है। जी। और आगे की तरफ हमें नाभि की दोनों तरफ ये मुट्ठी अपनी लगानी है और आगे की तरफ बेंड करना है। मंडूकासन पेट के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है मंडूकासन का अभ्यास। हम इस आसन में 3 से 5 सेकेंड या आगे 10 सेकेंड तक भी बढ़ा सकते हैं। जितना हम इस आसन का अभ्यास करेंगे उतना ही हमें लाभकारी होगा। जी। इसके बाद क्योंकि हम जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करते हैं उसके साथ ही अगर बैकवर्ड बेंडिंग के आसन भी हो तो हमारा शरीर बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो हम अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। यह भी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो इसी प्रकार हमें अपने घुटनों पर खड़े होना है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ हमें मोड़ना है। तो हमें ध्यान रखना है इन आसनों का जितना हमारी शरीर की कैपेसिटी हो उतना ही हमें अभ्यास करना है, बहुत अधिक हमें अभ्यास नहीं करना है। पाचन तंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही बढ़िया यह आसन है। इसके बाद एक और आसन आता है गौमुखासन। बहुत ही बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया आसन है। गौमुखासन के लिए हमें सबसे पहले अपने दोनों पाँव को आगे की तरफ बेंड करना है। जी। आगे की तरफ सीधे रखना है और सबसे पहले हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हमें राइट लेग इस प्रकार से घुटने के ऊपर हमें घुटना रखना है। जी। और हमारा जो हाथ है वो पीछे की तरफ से ऊपर सिर के पीछे से जाएगा और दूसरा हाथ हमें दोनों अपनी उंगलियों को बेंड आपस में इंटरलॉक करना है। जी। इस प्रकार से यह गौमुखासन है। हमारे घुटनों की स्थिति गौ के मुख के आकार की बनती है। खासकर यह आसन जो मधुमेह रोगी है, शुगर के पेशेंट है, उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी है। और शरीर की पोजीशन इस तरह से इसमें बनती है कि हमारा जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। तो इस प्रकार से हम नित्य प्रति इन आसनों का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से ही हमारा जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होगी और हमें अनेक प्रकार के वात रोगों से भी हमें निजात मिलती है। इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ से भी यह आसन करना है। सबसे पहले राइट लेग फोल्ड करनी है, उसके ऊपर लेफ्ट लेग, और जो हमारी टांग ऊपर है वो हाथ पीछे से जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से हमें दोनों अपने उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करना है। जी। तो इस आसन में भी हम इस आसन को होल्ड कर सकते हैं, तो इसका भी हमें संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। जी। विनोद जी, कई बार हम देखते हैं कि हम जैसे सीख रहे हैं, आज के टाइम में हमारे पास सोशल मीडिया है जिसमें हम बहुत सारे योगासन देखते हैं और हम बड़े उत्साह में जो हैं बहुत ज़्यादा आसन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि इसके भी विपरीत परिणाम निकल सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा अति कर रहे हैं किसी चीज़ की? जी देखिए, योग में तो कहा गया है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि हमारा खान पान
और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा चलना फिरना सोना जागना भी युक्त हो, तभी योगो भवति दुःखा, तभी योग जो है वो दुख हरने वाला होता है। तो हमें अपने जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम कार्य करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए अगर 15-20 मिनट का भी समय हम दे पाते हैं तो पर्याप्त है। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे 3 घंटे योगाभ्यास पर ही लगाएं, क्योंकि हमें जीवन के और अनेकों कार्य करने होते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बैलेंस ही जिए। जी, तो अपने लिए जितना भी समय है वो जी। लिमिट में, हम ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने सुबह और शाम में भी कहा था कि अगर समय की कमी है तो हम शाम को भी ये कर सकते हैं। तो शाम को हमें भोजन से कितना समय पूर्व जो है ये कर लेना चाहिए कि हमें उसका लाभ मिल सके? जी देखिए, जो आपने भोजन से पूर्व की बात कही, तो हमें कम से कम 35 से 40 मिनट पहले हमें योगाभ्यास करना चाहिए। और जो भोजन के बाद की बात है, तो यदि हमने दिन में भोजन किया है, दोपहर का भोजन किया है, तो शाम को कम से कम 3-4 घंटे बाद ही हम आहार अपना लें। जी, अब आते हैं हम जोड़ों पर कि जी। जोड़ों की समस्या इस समय में बहुत ज़्यादा होती है। जब जिन लोगों को गठिया होता है वो जी। समस्या भी आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। तो ऐसे में इन लोगों के लिए किस तरह के हम योगासन कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभ भी हो और ज़्यादा उन्हें समस्या भी ना हो? क्योंकि ये लोग जब इस तरह की कोई शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, जिन्हें जोड़ों के दर्द है, गठिया की समस्या है, तो उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती जी है। देखिए, जिस प्रकार से हमने आरंभ से ही बात की, हमारा जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सूर्य नमस्कार है, उसके साथ हमारी एक सीक्वेंस होती है। जैसे हमने कुछ आसन बैठकर करने वाले कर लिए, जी। पर हमारे लेटकर या पेट के बल भी आसन होते हैं। तो यदि हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे हमारे कुछ लेटकर किए जाने वाले आसन हैं, कुछ हम उस पर बात करते हैं, वो जी। दर्शकों को अपने दिखाते हैं। जी। देखिए, हमारी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आज के समय में है। प्राचीन समय में जैसे हमारे आसन होते थे या हमारी क्रियाएं होती थी, उसमें आसन स्वतः हो जाते थे। जी। तो देखिए, पीठ के बल लेटकर बहुत सारे आसन हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तान पाद आसन। हमें अपने दोनों पाँव को ऊपर 30 डिग्री आसमान की तरफ उठाना है और होल्ड करना है। इसका लाभ यह है कि हमारी जठराग्नि जो है, इसका प्रेशर हमारे एब्डोमेन पर पड़ता है। तो हमारा जो पेट पर प्रेशर पड़ने से हमारा पित्त मजबूत होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है। इस प्रकार जितना हम रुक सकते हैं उतना हम रुकेंगे। और इसी में ही जैसे प्राचीन समय में नौका आपने देखी होगी, नौका की स्थिति है नौकासन। तो नौकासन भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नौकासन की स्थिति में जब हम आते हैं तो पूरा हमारा प्रेशर पेट पर रहता है। तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई पेट की सर्जरी हुई हो तो हमें डॉक्टर की सलाह या 6 महीने साल के बाद ही हमें 1 वर्ष पश्चात ये अभ्यास आरंभ करना है। जी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के आसन हैं। जैसे इसी में पवन मुक्त आसन का अभ्यास है। तो एक पाद पवन मुक्त आसन, हमें राइट लेग फोल्ड करनी है और अपने जो हमारा नी है, घुटना है, उसे हमें छाती से लगाना है और माथा, हमारा जो फोरहेड है, वो हमें घुटने से लगाना है। इसी प्रकार हम दोनों तरफ से करेंगे। हमारा जितनी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो यह दूर करता है। जैसे नाम से ही हमें विदित होता है, पवन मुक्त आसन। हमारे शरीर की कोई भी जो गैस है, हवा है, रुकी हुई है शरीर में, वो निकलती है। इस प्रकार से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हैं। तो इसी में ही कुछ पेट के बल भी किए जाने वाले आसन हैं, तो हम उनका भी अभ्यास अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जब भी हम पेट के बल किए जाने वाले आसन हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तो हमें इस प्रकार से सबसे पहले मकरासन में लेटना है। मकरासन में लेटने के बाद भुजंगासन का अभ्यास है। इसमें भी हमारा जो पाचन तंत्र है, उसकी मजबूती के लिए आसन बहुत ही उपयोगी है, भुजंगासन। सूर्य नमस्कार में भी यह आता है। इसी में तिर्यक भुजंगासन भी है। तिर्यक भुजंगासन में हमें अपने अपर लिम्ब को पीछे की तरफ बेंड करना है, वापस, फिर से विश्राम, और फिर से भुजंगासन की स्थिति। दोनों हथेलियां जमीन पर लगी रहेगी, आसमान की तरफ देखना है। और तिर्यक भुजंगासन, लेफ्ट साइड हमें अपने अपर लिम्ब को, बॉडी लिम्ब को मोड़ना है। तो इस प्रकार से यह हमारे कुछ आसन हैं जिनका हम अभ्यास करके अपने पित्त को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं।
इसके बाद जो अगली क्रियाएं हैं जी स्वस्थ रहने के लिए, तो हम जब भी आसन करते हैं तो आसन के बाद प्राणायाम पर भी हम जाते हैं। बहुत ज़रूरी है। आज का जैसा समय है, हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर हर व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो जी। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम प्राणायाम की तरफ तो ज़रूर जाएं और उसे जानें कि कैसे उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी देखिए, आसन के बाद एक प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है क्योंकि यह श्वास से जुड़ी है और बरसात के समय में श्वास के रोग काफ़ी तंग करते हैं। जी जिन लोगों को दमे की शिकायत रहती है उन लोगों को भी बरसात में काफ़ी दिक्कत आती है। तो नित्य प्रति यदि हम 5 से 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के लिए हम बहुत ही उपयोगी रहता है। तो देखिए, जी। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास करते हैं। जी। तो प्राणायाम मुद्रा मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, इस प्रकार से हमारी जो 2 उंगलियां हैं वो हमें फोल्ड करनी है और छोटी उंगली और अनामिका कनिष्ठिका हमें खुली रखनी है। और हमें इस प्रकार से सबसे पहले जब आरंभ करते हैं अनुलोम विलोम, हमें हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है उसे दबाना है, लेफ्ट से इनहेल करना है। तो आइए देखिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से एक्सेल। अनुलोम विलोम करते हुए हमें जिस नॉस्ट्रल से हमने एक्सेल किया है, श्वास छोड़ा है, पुनः हमें उसी से ही इनहेल करना है। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल। तो यह एक साइकिल जो है वो अनुलोम विलोम का है। तो इस तरह से हम नित्य प्रति यदि 10 बार हम अनुलोम विलोम करते हैं तो यह काफ़ी हो जाता है। और उसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। जी कपालभाति वास्तव में एक शोधन क्रिया है, पर प्राणों के साथ संबंध होने के चलते हम इसे प्राणायाम के साथ करते हैं। जी तो देखिए, हमें श्वास को एक तेजी से हमें छोड़ना है और श्वास स्वतः ही हमारे अंदर प्रवेश करेगा। श्वास हम जब छोड़ेंगे तो हमारा एब्डोमेन अंदर की तरफ जाएगा और जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कपालभाति करते हुए, और हमारा जो पोस्चर है बिल्कुल सीधा रहे, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, हमारा शोल्डर बिल्कुल स्थिर रहें। तो हम एक बार फिर से देखेंगे, अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से कम 20 स्ट्रोक हमें लगाने हैं। जो हमारे साधक है, दर्शक है, आरंभ कर रहे हैं योगाभ्यास, तो मान लीजिए 20 स्ट्रोक अगर एक साथ नहीं लगा सकते हैं तो 10 स्ट्रोक कम से कम लगाएं और उसके बाद रिलैक्स करें। फिर से हमें अनुलोम विलोम पर आना है, क्योंकि जब इसका कॉम्बिनेशन होता है, अनुलोम विलोम कपालभाति का कॉम्बिनेशन में जब हम करते हैं तो यह हमारे जो शरीर के वात पित्त कफ जो त्रिदोष है, इन तीनों का शमन करता है, तीनों बैलेंस होते हैं और शरीर हमारा स्वस्थ होता है। एक बार हम फिर से अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। जी पहले पूरा श्वास बाहर निकालें, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करें, फिर राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल, श्वास निकालें। फिर ध्यान रहे जिस नॉस्ट्रल से हमने श्वास निकाला है उसी नॉस्ट्रल से इनहेल श्वास भरेंगे और राइट से एक्सेल, राइट से हमें राइट नॉस्ट्रल से श्वास निकालना है। फिर इसी क्रम में हमें कम से कम 10 बार अभ्यास करना है अनुलोम विलोम का, और फिर से हमें कपालभाति, एक बार कपालभाति भी देख लीजिए। जी इस प्रकार से हम 20 स्ट्रोक लगाएंगे। तो जैसे हमारे पास समय का अभाव रहता है, हमारे जो कामकाजी पुरुष हैं,
हमारी माताएं बहनें हैं, समय का अभाव रहता है, तो यदि 10 से 15 मिनट हम केवल प्राणायाम का भी अभ्यास कर लें तो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त हो जाता है। जी, विनोद जी, जैसे आपने प्राणायाम की बात की और जी। अलग अलग हमें बताया कि किस तरह से हमें पहले जो है अनुलोम विलोम करें, फिर हम कपालभाति करें, इस तरह से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। और किन सावधानियों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि इसे लेकर लोगों के मन में बहुत असमंजस रहता है कि हमें ये कैसे करना चाहिए। और कई बार हमारे पास जो हमारे गुरु होते हैं वो भी वहाँ नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा कि आज सोशल मीडिया का समय है, तो हम बहुत कुछ जो है वहाँ से देख कर भी करते हैं, तो ऐसे में सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमें बताएं। जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जब भी हम अभ्यास करते हैं, जो तो आसान वाले अभ्यास हैं वो तो आप YouTube या जैसे भी आप करते हैं कर सकते हैं। जो बहुत टिपिकल आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उनकी तरफ ना जाएं जब तक कोई योग्य गुरु साथ ना हो। तो जब भी हम आसन प्राणायाम करते हैं, देखिए प्राणायाम में भी बहुत सारे हमारे प्राणायाम हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो गर्मी के मौसम में किए जाते हैं, बरसात के मौसम में किए जाते हैं। कुछ शरीर को में गर्मी पैदा करने के लिए सर्दी में ही होते हैं, और कुछ हमारे जो प्राणायाम हैं वो हमारी जो बीमारी है वात पित्त कफ या अन्य बीमारी के हिसाब से भी हम प्राणायाम करते हैं। जैसे इसी में ही अगली कड़ी में एक सूर्यभेदी नमस्कार प्राणायाम है, उसका भी हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि जिन लोगों का पित्ताग्नि मंद है उनके लिए तो यह प्राणायाम अच्छा है, परंतु जिनका पित्त अधिक एक्टिवेट है वो इस प्राणायाम को ना करें। तो हमारे जो दो नथुने हैं, एक सूर्य स्वर है और एक चंद्र स्वर है। हमारा जो लेफ्ट है वो सूर्य स्वर है, चंद्र स्वर है, और जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है उसमें चंद्र स्वर चलता है। तो देखिए जब भी हम सूर्यभेदी करते हैं तो हमें अपने जो राइट नॉस्ट्रल है उसी से इनहेल करना है, उसी से एक्सहेल करना है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम में हमें राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है, होल्ड करना है। तो कुंभक की स्थिति हमें इस प्रकार से कुंभक लगाकर हमें फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है। ये हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम है। पर जिन लोगों के शरीर में गर्मी रहती है वो इसका अभ्यास ना करें, पर वात रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी यह प्राणायाम रहता है। जी, विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौसम में, जो बारिश का मौसम है, सुहाना मौसम है, कैसे लोग इस मौसम में जो है बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहें, ऊर्जा से भरे रहें, अपने जीवन को संतुलित रखें, शरीर संतुलित रहे, क्या कुछ वो करें? जी देखिए, आजकल बरसात का मौसम है, वातावरण में कीटाणु बहुत होते हैं, जल में, मिट्टी में, हर जगह कीटाणु पनपे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पानी है वो आप साफ़ पानी पिएं, पानी को छान कर उबाल कर पिएं, या फिर जो भी आरओ है उसी का पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बाहर कच्चा मौसम में पानी की गुणवत्ता में संदेह रहता है, मिट्टी के तत्व और कीटाणु अधिक रहते हैं। तो सबसे पहले हम पानी पर ध्यान दें, और सुबह का जो भ्रमण है और योगाभ्यास हैं वो हम नित्य प्रति करते रहें। इसके साथ ही हमारा जो खान पान है उस पर भी हम ध्यान दें। जैसे योग के ग्रंथों में कहा भी गया है, युक्त आहार विहारस्य, कि हमारा जो आहार है वो युक्त होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए डाइट, और विहार भी हमें उसी प्रकार से हमें चलना फिरना भी हमें बरसात के मौसम में कम करना चाहिए। तो तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। जी, विनोद जी, आज आप कार्यक्रम में आए और इतने अच्छे से आपने हमें योगा अभ्यास करवाया और ये बताया कि किस तरह से हम वर्षा ऋतु में एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा योग के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। योग केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी आदत बननी चाहिए, तभी हम एक शांत जीवन जी सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।